हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, आप अल्टरनेटिव कंजक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें आपने 3 कंजक्शन इसके पहले वीडियो में और एल्स और अदरवाइज पढ़ा था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंजक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर आर और नेदर नार पे, इधर आर और नेदर नार। तो इसका सबसे पहले गाइस हम देखते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है। इधर आर का मतलब होता है या तो या फिर, या आ जाएगा केवल। और नेदर नॉर का मतलब होता है ना तो और ना ही। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग कंजक्शन है, इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे बनेगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जाते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो वो सभी डाउट मैं आपका इस वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलते हैं इधर आर और नेदर नॉर पे। तो गाइस ये देखिए, ये कंजक्शन जो है इसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन भी कह सकते हैं। अगर 2 कंजक्शन हो, 2 वर्ड के कंजक्शन हो, एक आगे हो एक पीछे हो और डॉट लगा हो, तो इसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। ना तो तुम सही से पढ़ते हो, ना ही अपने पिताजी की उनके काम में सहायता करते हो। तो यहाँ पे अगर हम हिंदी में देखेंगे तो हिंदी की जो कंजक्शन है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ना तो, और यहाँ पे लिखा है ना ही। तो गाइज आप देखिए ये कंजक्शन है। अब इसमें 2 सेंटेंस आपको मिलेंगे, तुम सही से पढ़ते हो, अपने पिताजी की उनके काम में सहायता करते हो। 2 उपवाक्य हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ना तो की अंग्रेजी हम नेदर लिख देंगे, तो ये हो गया नेदर। अब इस सेंटेंस को, इस उपवाक्य को हम बनाएंगे तुम सही से पढ़ते हो। कौन सही से पढ़ते हो, तुम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है आपको। यू पढ़ना की अंग्रेजी स्टडी होता है या रीड होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टडी लिख दिया। यू के साथ इस पास जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो नेदर यू स्टडी, सही से की अंग्रेजी होता है प्रॉपरली, या फिर हम लिख सकते हैं वेल। तो गाइज आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये उपवाक्य बन गया, ना तो तुम सही से पढ़ते हो, नेदर यू स्टडी प्रॉपरली। अब उसके बाद हमने ना ही की अंग्रेजी यहाँ पे बीच में ऐड कर देना है नॉर, ठीक है। नेदर के साथ हमेशा नार और एदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। फिर इस सेंटेंस को बनाएंगे अपने पिताजी की उनके काम में सहायता करते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो चीज पहले उपवाक्य में जो सब्जेक्ट लिखा है, अगर वही दूसरा भी लिखना हो तो उसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये परंपरा कंजक्शन में पहले से चली आई है, तो आप समझिए इसको। अपने पिताजी की उनके काम में सहायता करते हो, कौन सहायता करते हो, तुम। तो ये कंजक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए नहीं लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, ये माना कट गया, तो इसके बाद वर्ब आएगी। तो वर्ब है सहायता करते हो यानी हेल्प। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आनी चाहिए, किसकी सहायता करते हो, अपने पिताजी की। तो यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर, और पिताजी की अंग्रेजी होता है फादर। तो ये सेंटेंस बन गया, नॉर हेल्प योर फादर। अब बचा क्या, उनके काम में, ठीक है। अपने पिताजी की उनकी काम में सहायता करते हो, तो उनके काम में इसको लिख दीजिए इन, और उनके काम यानी हिज वर्क। तो ये गाइस ये बड़ा सा सेंटेंस जो काफ़ी जियांट लग रहा है, लेकिन आसानी से बन गया। कोई भी सेंटेंस अगर आप अच्छे से कंजक्शन पढ़ते हैं तो बड़े बड़े सेंटेंसेस को आप आसानी से बना ले जाएंगे। तो ये सेंटेंस बना, ना तो तुम सही से पढ़ते हो, ना ही अपने पिताजी की उनके काम में सहायता करते हो। तो नेदर यू स्टडी प्रॉपरली नॉर हेल्प योर फादर इन हिज वर्क। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस में। उससे पहले इसमें कंजक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप ये देखिए, ना शब्द लिखा है और यहाँ पे ना ही भी लिखा है, लेकिन गाइस आपको ध्यान रखना है कि ये जो और इसमें आ जाता है, नेदर के साथ केवल नार का प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हमने बनाना शुरू किया। देखिए इसमें 2 सेंटेंस है गाइस, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए कि अगर 2 उपवाक्य होते हैं, 2 अलग अलग उपवाक्य होते हैं, तो नेदर का प्रयोग आगे करते हैं या एदर का प्रयोग आगे करते हैं, और आर को बीच में रखते हैं। लेकिन कभी कभी एक ही सेंटेंस होते हैं जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, एक ही वर्ब होती है, तब हम उस सेंटेंस को दूसरी तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सही से ढूंढेंगे। चलिए पहले चलते हैं सेकंड सेंटेंस पे। ना शब्द के लिए सबसे पहले तो हम नेदर लिख देंगे, नेदर। अब ये बना दीजिए, राकेश यहाँ आता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन आता है, राकेश। तो पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे राकेश। आना की अंग्रेजी होता है कम, तो हो जाएगा इसका कम्स। अब यहाँ की अंग्रेजी हमने लिख दिया हेयर। टेंस अगर आप अच्छी तरह जान गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये सेंटेंस बना, ना राकेश यहाँ आता है, नेदर राकेश कम्स हियर, और ना ही की अंग्रेजी केवल आपको नॉर लिखना है, एंड नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ना ही ये हो गया, वह अपने छोटे भाई को भेजता है, कौन भेजता है, वह। तो गाइज वह यानी राकेश के लिए आया है, तो वो लिखा है, ना लिखे तब भी चल जाएगा, या अगर ये चीज आ गई है तो आप लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर ही, अब पहले क्रिया लिखेंगे, भेजता है यानी सेंड, उसमें हम जोड़ देंगे एस, क्योंकि ये भी प्रेजेंट टेंस है। किसको भेजता है, अपने छोटे भाई को, तो अपने की अंग्रेजी हिज हो जाएगी, छोटे की अंग्रेजी यंगर हो जाएगा, और भाई की अंग्रेजी हमने क्या करना है, लिखना है ब्रदर। तो ये सेंटेंस अच्छे से बन गया, ना राकेश यहाँ आता है और ना ही वह अपने छोटे भाई को भेजता है, नेदर राकेश कम्स हियर नॉर ही सेंड्स हिज यंगर ब्रदर, बन गया ये सेंटेंस। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे, तीसरे सेंटेंस पे। इसमें भी वही है, लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए, अभी आपने देखा कि ये दो सेंटेंसेस जो मैंने समझाए, इसमें क्रिया इसमें भी अलग है और इसमें भी क्रिया अलग अलग है, यानी दो अलग अलग उपवाक है। लेकिन इस तीसरे सेंटेंस में आप देखिए, सबसे पहले तो हम इसको चिन्ह लगा लेते हैं कंजक्शन को। ना तो तुमने मुझे गाली दिया है, ना ही तुम्हारे मित्र ने। गाइस आप इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें एक ही क्रिया है, एक ही वर्ब आप देख सकते हो, यानी एक ही उपवाक्य है। ना तो तुमने मुझे गाली दिया है एक सेंटेंस, फिर इधर कोई सेंटेंस ही नहीं है, तुम्हारे मित्र ने इतने लिखा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो फिर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अच्छे से ढूंढिए। देखिए इसमें सब्जेक्ट उल्टा लिखा रहता है, उसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, ना तो तुमने मुझे गाली दिया है, ना ही तुम्हारे मित्र ने, तो यहां से सब्जेक्ट ढूंढेंगे। गाली दिया है किसने, तुमने, और इतने नहीं सब्जेक्ट है, ना ही तुम्हारे मित्र ने, ये पूरा सब्जेक्ट है। ये उल्टा लिखा हुआ है, गाली दिया है एक ही क्रिया है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। गाली दिया है किसने, ना तो तुमने, ना ही तुम्हारे मित्र ने। एक्चुअली इसमें कंफ्यूजन है, सब्जेक्ट आधा उधर लिखा है, आधा इधर लिखा है, लेकिन इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो अब उसको खींच के हमें आगे लाना होगा और सब्जेक्ट पार्ट में ही नेदर नॉर का प्रयोग करना होगा। चलिए देखते हैं, गाली दिया है किसने, ना तो तुमने, ना ही तुम्हारे मित्र ने। तो पहले सब्जेक्ट में ही हम इसको बनाएंगे, यानी नेदर यू। अब हम पहले इस सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं, पहले हमें पूरा सब्जेक्ट लिखना होगा। नेदर यू, अब नॉर लगा देंगे, नॉर तुम्हारे मित्र ने, यानी योर फ्रेंड। तो ये देखिए हिंदी में अलग अलग था, लेकिन अंग्रेजी में साथ में लिख दिया गया, नेदर यू नॉर योर फ्रेंड। अब ये सेंटेंस बनाएंगे, मुझे गाली दिया है, तो ये बहुवचन है, तो इसके साथ सहायक क्रिया हैव लिखेंगे, ठीक है। हैव, अब गाली देना की अंग्रेजी हो जाएगा एब्यूज्ड। किसको गाली दिया है, मुझे, यानी मी। तो इस प्रकार से आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं, नेदर यू नॉर योर फ्रेंड हैव अब्यूज्ड मी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर दूसरे सेंटेंस में आते हैं। अभी तो नेदर नॉर आप पढ़ रहे थे, अब इसमें देखिए, या तो अध्यापक ने मुझे बुलाया है या फिर तुम्हें। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको चिन्ह लगा देते हैं कंजक्शन को, या तो या फिर, ठीक है। तो अब इसमें भी गाइस आप नोट करिए, इसमें एक ही सेंटेंस है, अध्यापक ने मुझे बुलाया है तुम्हें, ये कोई सेंटेंस ही नहीं है। जब तक वाक्य में सब्जेक्ट, क्रिया और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो गाइस आप ये समझिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, अगर ये दो सेंटेंस जो मैंने पहले बताए, अगर ऐसा आया तो दो अलग अलग क्रियाएं हैं, दो अलग अलग सेंटेंस हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस आपको अगर दिख रहा है, तो फिर जो कंजक्शन है वह या तो वो सब्जेक्ट के रूप में आया है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो देखो, या तो की अंग्रेजी सबसे पहले हमने लिख दिया ईदर, लेकिन उससे पहले भी ये थोड़ा सा गलत हो गया। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, या तो अध्यापक ने मुझे बुलाया है या फिर तुम्हें। तो इसको बनाने से पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए, किसने बुलाया है, अध्यापक ने। इसके साथ या तो नहीं आया है, क्योंकि अध्यापक ने सब्जेक्ट हो गया, अब बुलाया है क्रिया हो गई। अब ध्यान से देखिए किसको बुलाया है, मुझे या फिर तुम्हें। तो या फिर इसके लिए आया है तुम्हें और मुझे के लिए, तो ये जो इधर है ये उसी के पहले लिखा जाएगा, यानी या तो मुझे या फिर तुम्हें। तो सब्जेक्ट इसमें सही ढूंढना है, बहुत उल्टा लिखा है। बुलाया है किसने, अध्यापक ने, बुलाया है क्रिया, किसको बुलाया है, या तो मुझे या तो तुम्हें। तो वो ऑब्जेक्ट पार्ट में लिखा जाएगा। पहले लिखिए द टीचर, अब ये बुलाया है, इसके साथ सहायक क्रिया हैज लिख दीजिए, हैज।
बुलाना की अंग्रेजी कॉल होगा, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। द टीचर हैज़ कॉल्ड, अब या तो मुझे यानी इधर मी, और उसके बाद या फिर की अंग्रेजी और तुम्हें, तुम्हें की अंग्रेजी लिख देंगे यू। तो द टीचर हैज़ कॉल्ड एदर मी और यू। ये ध्यान रखिए कि ये कंजक्शन सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं, कंप्लीमेंट के भी रूप में आ सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि और नॉर जिन दो व्यक्ति वस्तु स्थानों अथवा क्रिया को जोड़ता है, इधर और नेदर का प्रयोग उसी से ठीक पहले होता है। ठीक है, जिन दो चीज़ों को नॉर और आर जोड़ेगा उससे पहले इधर और नीदर का प्रयोग हो जाए। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे और मी और यू को जोड़ रहा है तो इधर का प्रयोग इसके पहले हो गया। यहाँ पे नॉर जो है यू और योर फ्रेंड को जोड़ रहा है तो इससे पहले नेदर का प्रयोग हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। या तो वह इस काम को पूरा करेगी या इसे अधूरा छोड़ देगी। इसमें अलग अलग क्रियाएं हैं, दो अलग अलग सेंटेंस हैं। अगर हमने इसको निकाल दिया तो आप देख सकते हो वह इस काम को पूरा करेगी, इसे अधूरा छोड़ देगी। तब जब दो अलग अलग सेंटेंस आ जाएंगे तो जो पहला दो सेंटेंस मैंने बताया है उस अनुसार बनेगा। यानी या तो कि हमने अंग्रेजी लिख दिया इधर, अब उसके बाद ये सेंटेंस लिखिए वह इस काम को पूरा करेगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन पूरा करेगी? वह, सी। इसके साथ विल लगा देंगे। विल पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट होता है तो उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे विल सेल के साथ। इधर से विल कंप्लीट किसको पूरा करेगी? इस काम को, यानी दिस वर्क। ये सेंटेंस बन गया तो बीच में हमने आर का प्रयोग कर दिया या के लिए। इसे अधूरा छोड़ देगी, कौन अधूरा छोड़ देगी? वह। वो लिखा है मत लिखिए, वह के साथ यहाँ पे विल लगेगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल भी लिखा है, उसको मत लिखिए। तो जब सब्जेक्ट और सहायक नहीं लिखेंगे तो पहले क्रिया लिखी जाएगी। तो आर लीव छोड़ देगी, किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढो, किसको छोड़ देगी? इसे, यानी इट। तब अधूरा की अंग्रेजी हम लिख देंगे इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट या इनकम्प्लीटेड लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस बना एदर सी विल कंप्लीट दिस वर्क और लीव इट इनकम्प्लीट, या इनकम्प्लीटेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बनाना है। चलिए एक सेंटेंस को और समझते हैं जिसमें सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है। गाइज, अगर दोनों सेंटेंसेज में, दोनों वाक्य में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है तो आपको क्या करना है कि दोनों बार सब्जेक्ट लिखना है। अगर एक ही सब्जेक्ट दूसरे वाक्य में लिखना हो तो ना लिखिए, सहायक क्रिया भी वही हो तो ना लिखिए। लेकिन अगर सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इफ यू गेट, तो आपको क्या करना है? अलग अलग दोनों सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं। विद्या को ना तो यहाँ पे देखिए ना तो आया है। राजा छीन सकता है और ना ही इसे चोर चुरा सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, छीन सकता है कौन? राजा। और यहाँ सब्जेक्ट देखिए, इसे चोर चुरा सकता है, कौन चुरा सकता है? चोर। तो अब सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है तो इसको बनाइए। ना तो की अंग्रेजी यहाँ आगे लिखिए नेदर, इसको हम आगे लिखेंगे। ठीक है, अब ये सेंटेंस बनाइए। विद्या को राजा छीन सकता है, कौन छीन सकता है? राजा, यानी द किंग। पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, पहले विद्या नहीं लिखना है। नेदर द किंग, और ये यहाँ पे लग जाएगा कैन, क्योंकि ये सकता है, क्षमता की बात हो रही, कैन लग जाएगा। अब छीनना की अंग्रेजी हमने क्या करना है? स्नैच लिख देना है। नेदर द किंग कैन स्नैच, किसको छीन सकता है? विद्या को, तो हम उसको लिखेंगे विद्या, यानी नॉलेज लिख सकते हैं, स्नैच नॉलेज। तो ये हो गया सेंटेंस आपका बन गया, नेदर द किंग कैन स्नैच नॉलेज। अब यहाँ पे और ना ही की अंग्रेजी हमने क्या करना है? नॉर लिख देना है। अब ये सेंटेंस बनाइए, इसे चोर चुरा सकता है, कौन चुरा सकता है? चोर। तो चोर सब्जेक्ट यहाँ से भिन्न है, यहाँ किंग था, वहाँ थीफ है, तो हमने दोनों को लिखना है। यानी कौन चुरा सकता है? चोर, यानी थीफ। थीफ मतलब हो गया चोर। अब यहाँ कैन भी लगाएंगे। आप ये भ्रमित मत होइए कि यहाँ कैन लगा है तो यहाँ नहीं लगेगा, चूंकि सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है इसलिए लगेगा। तो द थीफ कैन, चुराना की अंग्रेजी होता है स्टील। क्या चुरा सकता है? इसे। तो इसे के लिए हमने इट लिखना है क्योंकि विद्या के लिए इसे आया है, तो निर्जीव चीज़ों के लिए हमने इट लिख देना होता है। तो गाइस इस प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए लास्ट सेंटेंस समझते हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। अंकित या तो आलसी है या मूर्ख है, तो आप इसको समझिए। अंकित या तो आलसी है या मूर्ख है, ये कंजक्शन हो गया। लेकिन देखिए ये या शब्द किसके लिए आया है? पहली बात तो है दो बार आया है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे इज, यानी आलसी है, मूर्ख है कौन? अंकित। फिर उसके साथ इज लगा देंगे। अब या शब्द आलसी और मूर्ख को जोड़े हुए है तो हम लिख देंगे लेजी और फुलिश, और उसी से पहले आइदर का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अंकित जैसे लिखा आपने अंकित, इसके साथ इज लिख देंगे इज। अब या तो आलसी या मूर्ख, ये हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे इधर का प्रयोग किया जाएगा।
अंकित इज एदर लेजी। अब फिर या की अंग्रेजी हमने यहाँ लिख देना है आर, अब मूर्ख की अंग्रेजी लिखना है फुलिश। तो ये सेंटेंस बन गया अंकित इज एदर लेजी और फुलिश। तो बस इसी में आप मेन जो इसका मंत्र है, आप ध्यान रखिए कि अगर दो अलग अलग सेंटेंसेस आते हैं, उपवाक आते हैं, तो आपको ऊपरी दो सेंटेंसेस की तरह बनाना है, यानी आगे लिख देना है कंजक्शन, फिर बीच में लिखना है, इधर उधर सेंटेंस बना देना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के रूप में आर या नार किसी दो चीज को जोड़ रहा होता है तो नेदर और एदर का प्रयोग उसी दोनों से ठीक पहले किया जाता है, बस ये ध्यान रखिए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बताइए मुझे। अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ मैं हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।